तो आज हमें नंबर सिस्टम का क्लास 2 करना है। क्लास 1 आपने होपफुली कल रिवाइज भी किया होगा सभी लोगों ने। तो हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था वो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दिया था कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होते हैं जो अपने ही पहाड़े में आता है बस। और एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, एक से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर होता है। यहां तक की बात हमने की थी। इसके बाद हमने किया था कि भाई किसी भी प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन सभी 6n प्लस माइनस 1 प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, यहां के बाद हमें आगे करना है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्शन तो करना ही है, आगे करना है। मैं एक पेज जो है न्यू ले लेता हूं। देखिए, तो अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप कहिए या आप कहिए हिंदी में अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। अभाज्य तो प्राइम होता है, भाज्य, कभी कभी इसको समग्र भी कहते हैं, समग्र संख्याएं। ठीक है, सभी लोग जब मैं नोट करने कहूंगा तभी नोट करना है, और कॉपी में नोट जरूर करना है। ठीक है ना। चलिए, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम का उल्टा। तो प्राइम नंबर क्या था? जो अपने ही टेबल में आता है। मतलब यदि हम ये कहें कि ये जो हमने प्राइम नंबर देखा था, ये जो प्राइम नंबर है, इन सब का केवल एक जो है गुणनखंड है, गुणनखंड कह लो या फैक्टर, गुणनखंड, इन सब का केवल एक गुणनखंड है या फैक्टर। फैक्टर मतलब जिसके पहाड़े में आता है। तो एक मतलब इसका जो फैक्टर होगा एक होगा, जो दो है वो दो के पहाड़े में आएगा, तीन तीन के पहाड़े में आएगा, तो तीन से ही कटेगा। फैक्टर मतलब किस किस से कटेगा, गुणनखंड मतलब किस किस के पहाड़े से कटेगा। तो जितने भी प्राइम संख्याएं हैं इनका एक ही गुणनखंड होता है, एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन जो ये प्राइम नंबर है, इस बात को ना यहां लिख लो जहां पे आपने प्राइम नंबर लिखा था कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक गुणनखंड होता है, वह संख्या स्वयं। इंग्लिश में लिखो, प्राइम नंबर हैज ओनली वन फैक्टर, द नंबर सेम नंबर। अभाज्य संख्याओं का केवल एक गुणनखंड होता है, वह संख्या स्वयं। इंग्लिश में लिखो, प्राइम नंबर हैज ओनली वन फैक्टर, द नंबर इटसेल्फ। लिख लिया होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर जो है, इनमें क्या होता है कि एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से अधिक, हम ये कह सकते हैं, वह संख्या, साथ साथ लिखना इसको, कंपोजिट नंबर हेडिंग दो और साथ साथ लिखो, वह संख्या जिनके दो या दो से अधिक, या दो से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर। वह नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, जैसे एक, ये
ना तो प्राइम नंबर है, नो प्राइम, ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही तो ये कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक जो होता है, इसको ध्यान रखना विशेषकर, ना ही तो कंपोजिट नंबर है ना ही तो प्राइम नंबर है, ना ही ये भाज्य संख्या है, भाज्य कंपोजिट, और ना ही ये अभाज्य है। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा। अब आ जाओ दो पे, क्या दो कंपोजिट नंबर हो सकता है? तो हमने देखा है दो तो प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। तो दो के बाद तीन पे आओ, तो तीन भी प्राइम नंबर है। चार पे आओ, देखो तो चार किसके किसके टेबल में आता है? इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं, क्या क्या? दो और चार। खुद दो के टेबल में भी आता है, चार के टेबल में भी है। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट, कंपोजिट भाज्य संख्या है ये एक कंपोजिट नंबर है, चार। तो आपके एग्जाम में एक बार यही पूछा हुआ है कि दिए हुए संख्याओं में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो चार, चार क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हिंदी में लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये चार। चार के बाद फिर बहुत सारे हैं, फिर चार ले लो, छह ले लो, छह, सात नहीं, आठ, नौ, है ना, 10, अब बढ़ता जाएगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कंपोजिट नंबर। बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है कंपोजिट नंबर के बारे में, तो आप कंपोजिट नंबर अब समझ गए, भाज्य संख्या। अब इसमें कॉपी कर लो जो भी आपको कॉपी करना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो है को प्राइम। ये भी हमें एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में बहुत जरूरत होती है इसकी। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, देखो को प्राइम नंबर वह संख्या, इसको हिंदी में हम कहते हैं को प्राइम को सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या होती है? देखो तो जैसे कि हम क्या कहेंगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, जैसे दो और तीन, ऐसी संख्याओं का पेयर जिसका कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं हो जो दोनों में फैक्टर हो। एक ऐसा कोई नंबर बताओ जो दो को भी काट दे और तीन को भी काट दे, मतलब जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ऐसा कोई गुणनखंड जो दोनों में कॉमन नहीं हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे आप देखो 25 और 19 ले लो, ये नंबर ना आया हुआ है इसलिए मैंने ये नंबर लिया है। ठीक है, जैसे आप ले लो, ऐसे बहुत सारा पेयर बन सकता है, जैसे 4 ले लो और 5 ले लो, बताओ दोनों का जो है कोई ऐसा नंबर जो दोनों में एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट, मतलब दोनों का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर नहीं है ना इनका कोई भी, तो ये को प्राइम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या बोलो 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 बोलो। इसमें मतलब
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। एक्चुअली ऐसी संख्याओं का आप देखो, एक एग्जाम में ना ये पूछा हुआ है, को प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जिनका एचसीएफ जो होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं म स प, वो एक आता है। अब इन संख्याओं का को प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो एक आएगा। इसका बहुत यूज होगा एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में। जब भी किसी एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन को टफ बनाएगा ना, तो वो इसी के ऊपर डालेगा। क्लियर? चलिए, तो आपको प्राइम, हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ, सर को प्राइम मतलब दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए ना सर, मतलब और 4 और 5 है ना, 4 तो इवन नंबर है सर, वो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ लेकिन सुनो, मैंने अभी यही कहा कि को प्राइम का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर। जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, इनमें जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। जैसे 16 19 ये भी हो सकता है ना। जैसे 11 13 ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दो नंबर प्राइम नंबर हो, उन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है ना नहीं होना चाहिए, बस नो कॉमन फैक्टर, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक है जिसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये एग्जाम में उतना कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इन केस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में कहीं आपसे पूछ लिया जाए। तो ट्विन प्राइम नंबर एक होता है, ये समझ लो, ट्विन प्राइम नंबर। हिंदी में इसको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जब तक हम ये थोड़ा बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं ना, तब तक आपको लग रहा हो यार कहाँ हम लोग वो सब क्वेश्चन करते हैं बड़े बड़े, सर क्या करवा रहे हो। थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। देखो इसीलिए क्या होता है ना कि मैथ से जो नंबर नहीं आ पाता है, कि बेसिक में कमी होने की वजह से। तो थोड़ा एक आध दिन जब तक हम लोग ये नंबर सिस्टम की चीजें निपटाएंगे ना, उसके बाद देखना आप कितनी तेजी से दौड़ोगे। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो नंबर, जैसे आप देखो मैं कहूं जैसे 3 और 5, ऐसे दो प्राइम नंबर, सुनो ध्यान से, ऐसे दो प्राइम नंबर, ठीक है, जो दो के अंतराल में आता हो, जैसे 3 4 नहीं 5, है ना। जैसे जैसे आप ले लो 5 6 नहीं 7, देख लो, ठीक है। ऐसे ही आप ले लो जैसे 11 11 फिर 12 नहीं 13 प्राइम नंबर है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जिसमें क्या हो, बीच में एक नंबर का गैप हो, या कभी कभी ऐसे कहते हैं दो के अंतराल पे, मतलब दो जोड़ोगे तो ये अगला नंबर आ जाए, 5 2 7 11 2 13। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये ऑप्शन में ऐसे पूछ ले तो पूछ ले, कभी जो है वो पूछता नहीं है उतना, कहीं एक आध बार पूछ ले तो इसलिए लिख लो, छोटा सा एक वो है। अच्छा, इसके बाद हमें एक ऐसी संख्या है जिसकी हमें बार बार मतलब बहुत से क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है, तो उसको भी याद रखना आप। वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है वो, 3 डिजिट का, 3 डिजिट है ना,
इसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 डिजिट का, स्मॉलेस्ट छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 101, और जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है वो होता है 997। ये याद रख लेना आप। ठीक है, नोट कर लिया है क्या? नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे, ये अभी जो मैं लिखवा रहा हूं इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब चाहे सीपीओ हो, अपनी एलडीसी हो, ठीक है, बीएसएफ वालों का एलडीसी हो, हर एलडीसी के एग्जाम में लगभग ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, परफेक्ट नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एलसीएम एससीएफ में, हम लोग करेंगे वैसे क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस हम, वहां पे पूछा जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, हमने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात आती है कि सर ये फैक्टर बताओ, है ना। बहुत लोगों को लगता होगा कि फैक्टर क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। जैसे मैं कहूं कि भाई 4 के कितने फैक्टर होंगे, तो 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा। मैं 8 के कितने फैक्टर होंगे, 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, और यदि हम फैक्टर लेते हैं तो 1 को भी लिखते हैं, 1 को भी लिखते हैं, सॉरी, जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हम 1 को भी लिखते हैं। तो 1 2, इसके बाद 4 में आएगा, उसके बाद 8 में आएगा। तो ये सब होगा इसके फैक्टर। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे आपके एलडीसी एग्जाम में पूछा है कि भाई 24 के कितने फैक्टर होंगे, यही संख्या पूछा था। तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, है ना। उसके बाद 12 में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 में ही आएगा सीधा, है ना। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है। तो 8 फैक्टर होगा इसके गुणनखंड। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, मतलब 24 का पूछा हुआ है या 12 का पूछा हुआ है, एक कोई पूछा हुआ है, मैं एग्जैक्ट नंबर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, 12 या 24 में से कोई एक पूछा हुआ है कि भाई इसके टोटल बता दो गुणनखंड कितने होंगे, फैक्टर कितने होंगे। तो एक ध्यान रखना, एक को हम फैक्टर में गिनते हैं, ठीक है ना, जब फैक्टर की संख्या निकालते हैं तो। और ये संख्या भी उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या वो संख्या है जिसके सभी फैक्टर को यदि आप जोड़ दो उस संख्या को छोड़ के, जैसे मैं 4 का जब फैक्टर निकालूंगा तो 1 2 और 4 आएगा, तो 4 को छोड़ दो, बाकी सभी फैक्टर को जोड़ो, और यदि बाकी सभी फैक्टर इक्वल टू वही नंबर फिर से आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर है। ये तो 2 1 3 आएगा, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। मान लो आप निकालो 4 के बाद 5 का निकालो, 5 तो प्राइम नंबर है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसके बाद निकालो 6 का, देखो 6 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा। तो 6 हमें नहीं लेना है, वो संख्या नहीं लेना है, जब फैक्टर निकालोगे तो 6 नहीं लेना है। ठीक है ना। आप ध्यान रखने के लिए ये कर सकते हो कि 6 भी लिख लो और इक्वल टू लगा दो, और ये सारे ऐड होके, बाकी सारे जो फैक्टर है ऐड होके 6 आ जाना चाहिए। तो 3 2 5 1 6, ये भी 6 है और वो नंबर भी 6 है। इसका मतलब ये कैसा नंबर, ये है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक किसी संख्या के सभी फैक्टर को यदि हम जोड़ें और वही संख्या आ जाए, उस संख्या को छोड़ के बस, तो वह परफेक्ट संख्या होगा, है ना। इसको लिख लो ताकि याद रहे आपको,
यदि 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 किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को, इंग्लिश में लिख देता हूं ना, थोड़ा जल्दी लिख जाता है फैक्टर, हिंदी थोड़ा बड़ा हो जाता है, फैक्टर्स। यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर्स उस संख्या को छोड़ के, है ना, उस संख्या को छोड़कर यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर को जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे परफेक्ट संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? 6 आपका सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 ही है, ठीक है। इसके बाद एक और देखो, 28, इसके फैक्टर निकालो, क्या क्या होगा बताओ सभी लोग। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 9 27 होता है, 3 नहीं आएगा, 4 7 28 होता है, 4 के टेबल में आएगा, फिर 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 चौके 28 होता है, आ जाएगा, है ना। फिर 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 12 13 नहीं आएगा, 14 के टेबल में आएगा, 14 दूनी 28, ठीक है। और फिर 14 15 16 17 18 इधर कहीं में नहीं आएगा, 28 में आएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है कि उस नंबर को छोड़ के ये वाले जो प्राइम नंबर है, ये वाले जो गुणनखंड है, इनको जोड़ने पे यदि वो 28 आ जाए तो हमारा इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। जोड़ो तो, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 दूनी 28 28 इक्वल टू ये वाला 28, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 28 एक परफेक्ट नंबर है। तो यदि अब आपको परफेक्ट नंबर चुनने को कहा जाए तो आप आराम से चुन लोगे। अच्छा, अब एक बात देखो, मान लो हमें परफेक्ट नंबर चुनना है, ऑप्शन दे दिया A B C और D। मान लो पहला नंबर दे दिया 8, दूसरा नंबर दे दिया सपोज करो कि दे दिया 24, दे दिया 28 और दे दिया 35 53 दे दिया मान लो, ठीक है। ना ही लास्ट से ऑप्शन चेक करना शुरू करना, ना फर्स्ट से, सबसे पहले सी चेक करना, ठीक है। यदि सी नहीं हो तो फिर बी को चेक करना, और बी नहीं हो तो फिर डी को चेक करना, लास्ट वाले को, ठीक है। इस तरह से करोगे ना तो जल्दी चेक हो जाएगा। और एक आध तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो नहीं हो सकता, वो प्राइम नंबर होगा या ऐसा होगा, तो एलिमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब चूज करना पड़े कि यार इनमें से क्या हो सकता है, तो एलिमिनेशन का मेथड भी यूज किया करो कि हाँ ये नहीं हो सकता, मान लो 53 है ये तो नहीं हो सकता, है ना, बाकी सारे देखो चेक करो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा परफेक्ट नंबर। इसमें कुछ कॉपी करना है आप कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो है हमने संख्या के बारे में सभी जानकारी जो भी हमें चाहिए था वो हो गया, ठीक है। अब हमें जो करना है मेनली वो थोड़ी थोड़ी चीजें बेसिक में अभी आपको और करवा के फिर आगे बढ़ जाऊंगा। और ऐसा नहीं कि उन बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो आ जाते हैं हम लोग, कॉपी कर लिया होगा आपने ये, आते हैं हम लोग हाँ एडिशन पे। अब आप कहोगे सर हाँ सर जोड़ सीखेंगे क्या सर, लेकिन आता है इसलिए सीखेंगे। अरे क्या हो गया, ये जोड़ना तो आता है लेकिन पॉइंट का एडिशन जो है ना वो थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे पॉइंट में हमने एक नंबर लिखा 2.5
3 और एक नंबर लिखा मैंने 2.300। अब मुझे आपको बताना है ये ए है और ये बी है, कौन सी संख्या बड़ी है? कौन बताएगा? दोनों तो सेम ही है। अच्छा, दोनों सेम ही। एक तो पॉइंट के बाद 300 है। कोई और कोई? किसी को और को लगता है क्या कि ये दोनों समान हैं, एक जैसी है? जी सर, एक समान है दोनों। हाँ, ये दोनों संख्याएं इक्वल है। इस जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम कितने भी जीरो लगा दें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कभी भी, देखिए, बहुत से स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम यहां पे ना कितने भी जीरो लगा दें उस जीरो का कोई योग नहीं है, इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दें उसका भी कोई यूज नहीं है। ये सब, इसे कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ठीक है। और इस संख्या से इस संख्या के बीच में यदि कोई जीरो हो तो फिर उसका मतलब होता है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये दोनों संख्याएं समान हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये आप समझ गए। अब मैं आपको यदि कुछ संख्याएं दूं 25.63, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, ये मत सोचना कि नहीं आया हुआ है। देखना 2019 के री एग्जाम में देखना, या 2019 के एग्जाम में ही देखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इस तरह का। ठीक है, इसको जोड़ के बताना है कितना आएगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने जो है मिस्टेक किया। क्या बताया, एक बार फिर से बोलो। 31.01012323। चलो देखते हैं। तो पहला संख्या जैसे ये है, इसी को ले लेते हैं 25 अच्छा, पॉइंट के बाद जैसे हमें ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये नंबर को यदि मुझे रीड करने के लिए बोला जाए तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 25.63, गलत। पॉइंट के बाद एक एक करके बोलते हैं, एक एक डिजिट बोलते हैं। 25.63, उसके बाद क्या है, पॉइंट जो है ना वो पॉइंट के नीचे लगेगा। उसके बाद 563, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो आप, ये लगा सकते हो आप। यहां 2, इसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड नंबर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, फिर 563, अच्छा 2 बार लिख दिया ये, ओहो तभी मैं कहूं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर फिर से पॉइंट लिखो 2563 और ये जीरो। अब आप इसको ऐड करोगे। अब ना आप देखना कितनों का सही आया है। ये 3 तो 3 ही आएगा, ये 3 3 6 और 6 12, एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, एक 2 ऊपर जाएगा। 6 10 6 16, 16 और 4 20, 2 ऊपर जाएगा, यहां पॉइंट की जगह पॉइंट लग जाएगा। अब ये आ जाएगा 5 4 9, 9 2 11, 11 का एक यहां जाएगा, 2 1 3, ये आएगा। ये आपका ये 01 01 23 23 कैसे आ गया? अच्छा, मैंने इसको दो बार लिख दिया है। चलो ठीक है, ओके ओके, हो सकता है मैंने, ओके ओके ओके, तो ये आएगा, ठीक है। जिनका ये नहीं आया तो आप सोचो, देखो मिस्टेक किया ना डेसिमल वाले क्वेश्चन में भी, तो इस तरह से एडिशन करते हैं हम कभी भी, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और बाकी पॉइंट के बाद वाला नंबर इधर, पॉइंट के पीछे वाला नंबर ऐसे।
चलो अब इसके बाद आप आ जाओ एडिशन सीख गए, अब सब्ट्रैक्शन पे आओ। जैसे मैं आपको दूं कि 4.0038 में से माइनस करो 3.897 को, तो क्या आंसर आएगा बताओ। चलो देखते हैं। तो 4.0038 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये इधर नंबर, ये 897 और ये 0, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये 8, फिर यहां से हम एक यहां लेंगे, यहां लेंगे और फिर यहां लेंगे, है ना। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7 6 13, है ना। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 3 गया 0, तो ये आपका आंसर आएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से हम लोग करेंगे। एग्जाम में वो क्या करेगा, जैसे पिछली बार जो 19 या री एग्जाम में जो मैंने बोला था, उसमें जैसा मैंने ये क्वेश्चन दिया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। उसमें बीच में एक आध नंबर माइनस में भी था, ठीक है, या नहीं था, एक बार अब री एग्जाम वाले में देख लेना है पेपर्स में। इसके बाद आप आ जाओ, तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन पे आओ। तो जैसे मैं कहूं आपसे कि अच्छा, मल्टीप्लाई में एक चीज और, जैसे मैं कभी कभी आप देखना, मैं मल्टीप्लाई कभी कभी फास्ट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो 32 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको मान लो 25 से, ठीक है। तो 25 का पहाड़ा याद रखो। क्या क्या हमें याद रखना है, 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर रट लो, ठीक है। 1 से लेके 20 तक का क्यूब, ये भी रट लो, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 1 से लेके 25 तक के पहाड़े, मतलब 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा, ठीक है, और 25 का पहाड़ा, इतना याद रख लो टेबल। 1 से 20 तक तो रटा होना चाहिए, है ना, और 25 का पहाड़ा रटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद और क्या आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 10 तक रट लो, 3 की पावर 6 तक रट लो, 5 की पावर 6 तक रट लो, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 6 तक, 5 की पावर 6 तक, ठीक है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, 2 की पावर 20 बताओ कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। हम लोग करेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा तुम्हें अभी मतलब उसमें एक्सपोनेंट में, घात में और करनी में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें इन चीजों की जरूरत होती है, तो ये आप याद रखो। अच्छा, कभी कभी देखो टेबल, एक तो मैं पहाड़े से कर सकता हूं, 25 दूनी 50, 5 25 3 75, 75 5 80, एक तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन यही मुझे 26 के पहाड़े से गुणा करना हो, तो फिर वही हम अपना तरीका वो वाला अपनाते हैं, है ना। तो वो ना करके देखो ऐसे कर सकते हैं इसको जल्दी करने के लिए। देखो 6 दूनी 12, ठीक है, एक आ गया हाथ में। फिर इस 6 को ना इस 3 से कर दो और इस 2 को यहां से कर दो। 6 3 18, 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ दो, 18 4 22 और एक ये हाथ में 23, 23 का 3 हाथ में 2। फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो वो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखोगे ये बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि 24 को मल्टीप्लाई करो 56 से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 6 चौके 24, 2 रहा हाथ में, 6 दूनी 12, 5 चौके 20, 20 और 12 32, 32 2 34, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, तो ये जल्दी हो जाएगा इस तरह का मल्टीप्लाई।
कुछ नहीं किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, जो दाहिनी का अंक था वो कैरी कर लिया, मतलब हाथ में रख लिया, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर जोड़ दिया, 5 दूनी 10, सॉरी 6 दूनी 12, 5 चौके 20, 32, 32 दो 34, 4 लिख दिया, फिर इन दोनों नंबर को गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 3 13 लिख दिया। ऐसे ही 3 अंकों का भी होता है, लेकिन 3 अंकों में उतना मुझे उतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 अंकों का होता है, 3 अंकों का भी आप ऐसे गुना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 अंकों का सीख लो, 3 अंकों का गुना करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 अंकों का फिर आप अपना कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज तो ये था। दूसरा एक वैसे आप लोगों को ये चीजें पता होगा, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता हो तो, जैसे 3 × 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, ये डबल जीरो इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। जैसे मैं 4 × 5 × 100 करूं तो क्या आएगा 5 चौके 20, और ये दोनों जीरो इसके ऊपर आ जाएगा 100। 1 के ऊपर जितने भी जीरो होते हैं वो लास्ट में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं पिछली बार भी अर्जुन बैच की क्लास ले रहा था तो मैंने देखा था कि कुछ लोग इन चीज़ों में मिस्टेक करते हैं। देखो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना, 2 पंजे 10, 10 छिके 60, तो 60 हो गया, बाकी 3 जीरो ये और 2 जीरो वो इसके ऊपर रख देंगे, 1 2 3 और 2 जीरो ये वाला, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यदि हमें पॉइंट में जैसे मान लो 4.5 को मल्टीप्लाई करना हो, मान लो 200 से, तो क्या आएगा 900। तो आप जो है क्या है, पॉइंट भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 45 दूनी 90, और जितने भी जीरो हैं वो लगा दो, लगा दिया। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप एक डिजिट के बाद पॉइंट यहां भी लगा दो, पॉइंट के बाद वाला जीरो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये हो गया 900, ठीक है। जैसे आपको मान लो 6.2 को मल्टीप्लाई करना हो 2.300 से, तो आंसर क्या आएगा बताओ। कैलकुलेटर से मत करना, खुद से करना। फोर्टीन पॉइंट टू सिक्स 14.26। चलो देखो, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, इस पॉइंट के बाद का ये 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो, 62 और 23 को मल्टीप्लाई कर दो, 62 और 23 को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 2 दूनी 4, 18 2 20 2 22, ठीक है, और 2 रह गया, 6 दूनी 12 2 14, इतना लिख लिया। अब हमारे पास एक डिजिट यहां पे, एक डिजिट यहां पे, यानी 1 1 2, 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 यहां पे पॉइंट आएगा, उल्टा मत गिनना, मैथ में इधर से गिनते हैं, तो ये आ गया आंसर 14.26, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह का मल्टीप्लाई होपफुली आप लोग कर लोगे, पॉइंट का मल्टीप्लाई, जैसे एक और कर लो फिर आगे बढ़ जाएंगे। 2.4 इंटू 643.2, बताओ क्या होगा।
Sir, 1543.08. 1543.08 चेक कर लेते हैं। तो 6432 लिख लो, 24 लिख लो, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 1 17, 6 चौके 24 और 1 25, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 6 6 6 12 13, 8 1 9 5 14, 2 2 4 1 5 1। अब पॉइंट का देख लो, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ। अच्छा मैंने यहाँ दे दिया, ओहो मुझे यहाँ देना था, चलो कोई बात। अच्छा मान लो ये पॉइंट यहाँ रहता तो क्या होता, तो 3 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, तो 4 डिजिट हम यहां से गिनेंगे 4, 1 2 3 4, तो ये आंसर आएगा 15.4368। यदि पॉइंट यहां होता, आपका आंसर ठीक है जिन्होंने ये नंबर दिया है, ठीक है। यदि मैं कह रहा हूं यदि ऐसा यहां होता तो ठीक है। तो इस तरह का मल्टीप्लाई भी अब आप कर लोगे। इसमें जिनको ये भूल गए होंगे तो उनको ये याद आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूं जो स्टूडेंट थे ऑलरेडी, जिनको इन चीज़ों की नीड थी, वो उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। मे भी ड्यूटी में हो, ये भी हो सकता है। चलो तो हम लोगों ने यहां तक चीज़ों को समझ लिया, मल्टीप्लाई तक, ठीक है जी। अब इसी में एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो होता क्या है। कई बार आपने संख्या को देखा होगा ना, ऐसे लिखा हुआ 4.5 इंटू 10 की पावर 6, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे इसी संख्या को हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताना, 4 10 की पावर 6, मतलब एक तो पॉइंट आगे ले जाना है, पॉइंट को 6 पॉइंट आगे ले जाना है, तो एक तो ये 5 हो गया, दूसरा कोई है नहीं तो 0 रख देंगे, 2 3 4 5 6, तो ये संख्या हो जाएगा। अब यहां से पॉइंट हटके यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा। तो जब भी कोई संख्या, मान लो इस तरह का कोई संख्या दिया हुआ है आपको, तो आपसे मैं पूछूं पॉइंट कहां है, तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। यदि किसी संख्या में आपको डेसिमल नहीं दिखे तो डेसिमल कहां होता है, लास्ट में होता है। अब इसी को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको पॉइंट जो है ना, यहां से एक डिजिट के बाद यहां पे लाना है। तो यदि हम पॉइंट को इधर ले जाएंगे, ऐसे मान लो, तो हम क्या लिखेंगे 4.5, और कितना प्लेस लाएं, 1 2 3 4 5 6, तो वो आ जाएगा 10 के घात में, पावर में। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। मान लो मैं आपसे कहता 0.0000045, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ। देखो तो हाँ, अब ठीक है, ठीक है। अब एक बात देखो, जिनको हमने क्या किया, एक बात ध्यान रखना, जब भी पावर को हम इधर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, जब भी पॉइंट को हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो पावर प्लस में आएगा। या आप अपने तरीके से लिख लो कि जब भी पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो पावर प्लस में आएगा, पावर। और जब भी पॉइंट को हम इधर ले आएंगे, अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट को कहां पे लाना होगा, मुझे पॉइंट को लाना होगा एक डिजिट के बाद, इस पॉइंट को यहां पे लाना होगा, मतलब मुझे लिखना होगा 4.5, और बाकी पीछे जितने भी जीरो हैं, 1 2 3 4, यहां तक लाए 5, तो मैं लिखूंगा 10 की पावर
5 लेकिन माइनस में। तो जब भी हम पावर पॉइंट को इधर की तरफ लाएं, लेफ्ट से राइट, तो पावर माइनस में आता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। यही नहीं, मान लो मैं आपको कहूं एक नंबर है मेरे पास 436542, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई पॉइंट कहां पे है। तो जब भी पॉइंट नहीं दिखता तो पॉइंट कहां पे होता है? लास्ट में। इस पॉइंट को मुझे यहां लेके आना है। तो मैं क्या लिखूंगा? 4.3, ठीक है, 6542 इंटू 10 की पावर, पॉइंट को इधर की तरफ ले गए पावर को, तो पावर प्लस होगा। ठीक है, तो कितना कितना डिजिट लेगा? 1 2 3 4 5, तो +5। तो इस तरह से नंबर हो सकता है अब आपको कभी लिखा हुआ मिले, क्योंकि एडवांस मैथ जोड़ दिया ना, एडवांस मैथ में इस तरह की चीजें आती हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया मल्टीप्लिकेशन के ये सारे क्वेश्चन। जो भी नंबर आपको कभी बदलने की झंझट हो तो आप इस तरह की चीजों में कभी नहीं फंसोगे। कॉपी में लिख लो, कभी फंसो तो रेफरेंस वहां से आप ले लेना। अब आते हैं हम लोग डिवीजन में, भाग करने में। तो डिवीजन के जो है भाग करना हम सबको आता है, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, किसी किसी को कुछ भूल गया हो तो याद आ जाएगा। अदरवाइज हम सबको भाग करना तो आता ही है। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत सिखाऊंगा अभी। फिर हम नंबर सिस्टम पे एक्चुअली बाद में फिर आएंगे। नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन जहां से मेनली पूछा जाता है ना, ये तो मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं कि जब नंबर सिस्टम या कोई भी चैप्टर हम करते हैं, कोई भी चैप्टर, वहां जो छोटी छोटी चीजें होती है और हमें उसमें हम उलझ जाते हैं, वो ना उलझें, इसीलिए ये सिखा रहा हूं मैं आपको। मेन चैप्टर्स तो अभी हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो वो बेसिक जहां जहां फंस सकते हैं उन सबको हटा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही एडवर्टीजमेंट में कहा था कि मैं आपको 0 लेवल से सिखाऊंगा। ठीक है, तो डिवीजन पे आते हैं। ठीक है, भाग। तो भाग सबको आता है। आप मुझे फिर भी ये डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा। इसको आपको भाग करना है 2 से। आंसर बताओ क्या आएगा। One zero six four. 1064। क्योंकि ये क्या है ना, जब एक कोई बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है ना, मैंने वहां देखा है स्टूडेंट्स को ना ये गलती करते हुए। वो कोई कोई स्टूडेंट को ना ऐसे भाग करने की होती है, वो ऐसे करता है, 2 एकम 2, 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया। ठीक है, और जैसे इस क्वेश्चन में तो पता चल जा रहा है, इस क्वेश्चन में तो पता चल जा रहा है कि यहां से 2 निकालना है, नीचे लेना है, 0 लगाना है। कभी कभी एक नंबर आता है, कभी देखो मुझे नंबर हो ना, जिसमें हमसे भूल हो जाती है कि यहाँ पे 0 लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी हम इस नंबर को यहाँ पे लगाएं, ठीक है ना, 1 आया। अच्छा, बचपन से आपने ये भी सीखा है कि जैसे अब ये 1 आया, भाग नहीं होगा तो 2 यहाँ पे ले लो 0 लगा के, यही सीखा है ना। लेकिन ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ये है कि 2 यहां से 1 लिया हमने, तो 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? ठीक है, तो हम उसको ऐसे करते हैं कि भाई 2 0 जा 0, 1 नहीं आएगा तो छोटा लेते हैं, है ना, माइनस करते हैं 1। अब ये 2 उतारते हैं, 2 6 12। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये देखना कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन टकराएगा ना, मैं आपको बताऊंगा, देखना वो आप मिस्टेक करोगे वहां पे आपने ये 0 लेना भूल जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे हाँ, ऐसा होता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है,
और फिर इसीलिए और ये 4 उतारोगे फिर ये करोगे, तो इस जीरो का ध्यान रखना, ऐसा मिस्टेक होता है, ठीक है ना। यही मुझे मेन इस यहाँ पे बताना था। इसके बाद आप आओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4.6321 को डिवाइड करो 1.2 से। एक बार इस तरह का कुछ आया था, इसलिए मुझे वो याद है, इस तरह की संख्या। इसको एक बार डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। भाग करके बताओ क्या आएगा। साथ करते हैं, आप भी करते रहो मैं भी करता हूं। देखो, जिनको नहीं आता वो ये देख लो, पॉइंट को भूल जाओ आप पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट से भी कोई लेना देना नहीं है, सीधा आप नंबर लिख लो। क्या लिख रहा हूं मैं, तो 46321, ठीक है। अच्छा देखो, जो मैं अभी कर रहा हूं उसमें हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो पॉइंट में, ऐसे में होता है, तो मैं आपको उससे भी छोटा एक सिखा देता हूं, देख लो, सुनो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी इस तरह से हो ना, अब पहले पॉइंट को हटा लो, क्योंकि पॉइंट ही आपको ना आपके कैलकुलेशन को मिस्टेक करवाएगा। पॉइंट हटाओ, तो जब भी पॉइंट हटाते हैं, ध्यान से सुन लो, उसके बदले हम यहां लिखते हैं नीचे की तरफ 1, और जितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम नीचे लगा देंगे। और यहां पे भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे से हटाते तो ऊपर लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे और आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे। अब आगे हमारे पास ऊपर 46321 वो लिख लिया मैंने। 1 के ऊपर जो जीरो होना उसको भूल जाओ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपके पास ना कोई भी संख्या ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर ना बहुत सारे जीरो हो, उसको काटना मत। क्योंकि क्या होता है, 1 के ऊपर मान लो मैं इसको 2 मिनट के लिए, कि यहां पे 4 होता, 2 मिनट के लिए संख्या 4 होता, और मैं इसको और इस नंबर को 2 से काट दूं, तो मैं अपनी प्रॉब्लम बढ़ा लूंगा। क्यों? क्योंकि जो ये कट के नंबर आएगा फिर उससे इसे भाग करूंगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। और इससे क्या होता है ना, डेसिमल लगाना इजी होता है। जैसे 4632 मान लो है ये, और मान लो ऐसे मुझे दिया होता, और मैं इसको 2 से इसको डिवाइड करना है, तो एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, उसने सीधा लिख दिया कि यार 1 2 3 है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 4.632। एक स्टूडेंट ने क्या किया, काटने वक्त वो इससे भाग दे दिया इसको, 2 2 4 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 0 0। अब उसको जो है ना, देखो दिक्कत बढ़ती जाएगी, अब उसको ज्यादा काटना पड़ेगा। 1 के ऊपर जब भी जीरो हो नीचे, तो कभी उसको काटना मत, क्योंकि पॉइंट लगाना इजी होता है, और फाइनली कट के वो यही आएगा। ठीक है, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन में करते हैं। अभी हो सकता है कि मैं एक नंबर का दे रहा हूं ना, तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो सर क्या, ये तो इसमें कौन गलती करता होगा, लेकिन यही 4-5 नंबर का जब आ जाता है ना, ऐसे कि 600 इंटू 5 से 3 इंटू 100 अपॉन जो है आ जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 1000, ऐसे, तो स्टूडेंट इसको ना काटने की गलती करता है, ऐसे इस नंबर को काट दिया है ना, तो मत करना ऐसे, ध्यान रखना इस बात को। कैलकुलेशन को यदि आप ना पॉइंट में इन सब में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए कभी भी पॉइंट को एकदम लास्ट में कन्वर्ट करते हैं, और 1 नीचे हो उसके ऊपर 0 हो तो उसको कभी भी भाग नहीं करते, नहीं तो वो कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखो 12 से भाग कर दो, जो भी आंसर आ जाए, ठीक है ना। मान लो क्या आंसर आ जाएगा, 12 12 36, 36 आ गया ना, और ये 3 बचक 72 62 84 बरट्ठे 96, 96, और ये 4 और 3 7, ठीक है, फिर ये 2 आ जाएगा, और 72 72 आ गया, मान लो 1-2 मिनट के लिए नहीं है एक, ठीक है। और यहां पे 1 0 1 0 है, क्योंकि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, इस 1 0 को 1 0 से काट दो, और ये 3 0 बचा, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहां पॉइंट लगा दो, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 0.3
386। देखो मैं आपको यहां पे भाग करना नहीं सिखा रहा था, मैं आपको ये सिखा रहा था जब पॉइंट आ जाए तो इन बातों को ध्यान रखना कि ये इसका पॉइंट हटा के 10 ऊपर आएगा, इसका पॉइंट हटा के 1 के ऊपर जो 0 होगा वो नीचे आएगा, और जब आप उसको विभाजित करोगे भाग करने के बाद लास्ट में 0 जो है पॉइंट में लगा देना, ऐसे कि 1 2 3 आया तो मैंने 3 के बाद यहां पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसमें होपफुली आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग मेन जो इसमें हमें करना है, डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग डालो, डिविजिबिलिटी रूल। एक क्वेश्चन देखना, ये 100 है। इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ए में कुछ ऑप्शन था, बी में था, सी में था, डी में है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी फाइंड लिख देता हूं मैं, फाउंड, कैन नॉट बी फाइंड। बताओ क्या आंसर आएगा? जीरो आंसर होगा सर, जीरो। जीरो आएगा? और किसी का जीरो आ रहा है क्या? हाँ जीरो आएगा सर। जीरो आएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो कहीं यहाँ माइनस है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, 1 तक गया होगा, फिर 0 हुआ होगा, फिर -1, और गुना में जैसे ही 0 आ गया तो वो पूरा 0 हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आए? ये देखो जो ये है ना 98, ऐसे ये जाता जाएगा तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना, ऐसे 100 से शुरू हुआ था, और फिर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ -100 है ना, इसका मतलब -100 तक गया है, तो इसका मतलब आगे -1 आएगा, फिर -2 आएगा, है ना, तब जाके ये -100 तक गया, तो 0 जैसे ही गुना में आ गया पूरा ही 0 हो जाएगा, और 0/2 तो यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ऐसा किसी को ना लगे कि अरे सर मजे ले रहे हो क्या, क्या 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 पढ़ा रहे हो, इतनी ऐसे चीजें ये एग्जाम में आता है क्या, लेकिन सब आया हुआ है तभी मैं आपको करवा रहा हूं। क्योंकि अभी क्या होता है ना, पढ़ते वक्त हमें लगता है कि यार ये इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। चलो अब आ जाओ, हेडिंग डालो, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, हम बेसिक डिविजिबिलिटी रूल तो जानते हैं, 2-3 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आता है, बस उसी को हमें ध्यान रखना है।
जैसे मैं कहूं 2 से भाग होने का क्या रूल है? 2 से भाग होने का रूल है कि या तो उसका जो यूनिट पोजीशन हो, जैसे आप नंबर लिखते हो ना, तो जो इकाई का अंक है, यूनिट पोजीशन, इकाई का अंक, वो या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, या कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से भाग चला जाएगा। आप इस बात को लिख लो, इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से भाग हो जाएगा। इकाई, यूनिट पोजीशन, इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो, सम संख्या हो तो 2 से विभाजित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इजी है ये, 2 से विभाजित। आगे बढ़ते हैं, 3 से आ जाओ। 3 से, हां ये पूछ सकता है, तो कोई संख्या 3 से विभाजित हो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, तो यदि कोई संख्या 3 से डिवाइड, मान लो कोई एक संख्या हो, मान लो मैंने ले लिया 4 6 7 9, तो हम क्या करते हैं? इसके सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। सभी डिजिट को जोड़ दो, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय, सॉरी 3 है ना, 3। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, जोड़ लो। 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20 और 6 26, 26 को भी जोड़ दो, या छोड़ दो, ऐसे आप चाहो तो जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो 26 3 के बारे में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, आप इसको भी जोड़ सकते हो, 6 2 8, 8 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। इसको डिजिटल सम भी कहते हैं, इसी को कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। डिजिटल सम से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिजिटल सम से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छा देखो, अब जरूरी नहीं है डिजिट सम जो है ना, ऐसे डिजिट सम कहो या डिजिटल सम कहो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो जैसे ये 26 निकाला हमने, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो जैसे ही 9 बन जाए ना, उसको हटा दो, 9 को काट दो, 6 और 3 9 इसमें से हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और ये 7 8, देखो तब भी 8 ही आया। समझे क्या किए? जैसे ही 9 हो जाए ना, उसको काट दो। जैसे ये 9 था, 9 को काट दो, फिर ये 6 और इसमें से 4 में से 3 ले लो, 9 हो जाएगा, तो उसको हटा दो, इसमें से 1 बच जाएगा 4 में से, और ये 7 8 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आपसे 4 3 6 9 5 7 9, इसका डिजिटल सम कितना होगा? तो आप इसको जोड़ने मत लग जाना, पूरा पूरा जोड़ोगे ना तो भी वही आएगा। देखो जैसे मैं इसको पूरे जोड़ के करूं, 4 3 7 7 6 6 से 12 13 13 7 20 2 22 22 5 27 27 3 30 4 34 34 और 6 40 40 3 43 43 में 4 + 3 7 ही आएगा, है ना? और जैसे मैंने आपको सिखाया, 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, 6 3 9 हो जाएगा, हटा दो, 5 4 9 हो जाएगा, हटा दो, कितना बचा? 7, तब भी 7 ही आएगा। तो आप डिजिटल सम ना ऐसे जोड़ जोड़ के मत करना, ऐसे 9 9 को हटा देना, जो बचेगा वही आपका डिजिटल सम होगा। क्लियर हो गया? ऐसा हो सकता था कि देखो देखो यहां पे एक 7 बच जाता और मेरे पास 5 बच जाता, तो मैं क्या करता, 7 और इसमें से 2 ले लो, 9, तो बचा कितना? 3। इसका डिजिटल सम आएगा 3। समझे इस बात को? किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछो। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर, नहीं। ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या हमने रूल देखा कि यदि हम सभी संख्याओं को जोड़ दें और यदि वो 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको।
रुको, पहले ना एक दो रूल और बताने दो, फिर करते, क्योंकि अकेले 3 पे ना ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि तो बहुत इजी हो जाएगा ना। अम, देखो, जैसे एक बार ना एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में तो नहीं आया, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया एक बार। उसने पूछा था कि किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की क्या शर्तें होती हैं। उसमें ऑप्शन दिया था, उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाज्य हो। क्या ये ठीक है? नहीं, है ना। सारी संख्या होना चाहिए। उस संख्या के विषम और सम अंकों का योग का अंतर 3 से विभाज्य हो। यह भी नहीं। उस संख्या का अंतिम अंक 0 या किसी सम संख्या हो। यह भी नहीं। उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यह ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लगेगा कि अरे यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता, आता है ऐसे। 50 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको देख के आप टिक लगा सकते हो, देख के टिक लगा सकते हो, उसमें कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है। और उस क्वेश्चन में यदि किसी ने टाइम ले लिया ना, तो वही स्टूडेंट क्या होता है ना, कि जो मान लो इसमें 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको ना थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, तो जो ये इन 15 क्वेश्चनों में समय ले लेगा तो उसका गया, वो इन 8 से 9 क्वेश्चनों में समय नहीं दे पाएगा, तो वहां से चीजें खराब हो जाती हैं। और ये 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि आपको पता हो कि ये 8-9 क्वेश्चन हो शुरू के या लास्ट के। ये तो पता नहीं कहां पहला से दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाए आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन, मतलब आप देखो, जैसे जैसे हम मैथ्स करेंगे, आप फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी टिक लगवाऊंगा बिठा के, तो देखना कि क्या होता है ना, कि जो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि यार मतलब नपा तुला हाथ होना चाहिए, कि ये क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि ये मेरे बस की बात है या नहीं है। क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन है और मैंने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया, ठीक है, और बीच में फिर नहीं हुआ, छोड़ दिया, और मेरा 2 मिनट चला गया। सोचो मैं 2 मिनट में जीएस के कम से कम 4 क्वेश्चन कर सकता था, ठीक है। मैथ का 1 नंबर या जीएस में मैं 4 नंबर कर लेता, है ना। तो ऐसे आपका टाइम जाता है। आप देखोगे कि मैथ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं इस रूल को जो नहीं फॉलो करते हैं, और इस तरह से वो एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपने पहले से, कि वहां पे जाके एकदम नपा तुला हाथ हो, तो वो क्या करते हैं, वहां जाके बहुत सारा टाइम लगाएंगे। मान लो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, आपको लगेगा ना कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा। जैसे एक क्वेश्चन होता है ना कि एक आदमी इतना कमाता है, इसमें से इतना अपने भाई को दे देता है, इतनी अपनी बीवी को दे देता है, इतने में से इतना जो है परसेंट किसी और को देता है, इतना डोनेशन कर देता है। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में क्या होता है ना, बच्चा फंस जाता है और 4 से 5 मिनट ले लेता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपने 5 मिनट ले लिया। सोचो कितना बड़ा अन्याय हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हों, जो बहुत ज्यादा आपको लगे कि हाँ यार इसमें मैं कर तो लूंगा, लेकिन यहाँ इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, या जो अपने को पता चल जाए कि ये मैं कर ही नहीं सकता हूं, देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है ना, 4-5 क्वेश्चन आपका छूटेगा, आप जानबूझ के उसको छोड़ोगे, लेकिन आप 45 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन जो है 45 से 50 मिनट में कर लोगे। 45 से 50 मिनट में यदि आपने 40 नंबर भी ले लिया तो अच्छा अचीवमेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 का डिजिट सम देखा, आगे बढ़ते हैं और संख्याओं का देखते हैं। अब आ जाओ 4 का। 4 से यदि हमें किसी संख्याओं को काटना हो, देखना हो कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो जब भी हमें 4 कोई भी नंबर दिया हो ऐसे, यदि वो 4 से विभाजित होगा तो उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक या तो दोनों 0 हो, है ना, लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 0 हो, लास्ट 2 डिजिट 0-0 हो, या फिर ये लास्ट 2 डिजिट कैसे होने चाहिए, जैसे मान लो 12 है तो ये 4 से भाग हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4, 4 से भाग हो जाए। लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से भाग हो जाता है या 00 है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी,
ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको दूंगा इसके ऊपर, लेकिन अभी आप फटाफट जो है ना रूल लिख लो पहले। जैसे देखो एक बार क्वेश्चन आया था, चाहो तो लिख लो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कोई इंग्लिश में है क्या? कौन सी, जी सर। अच्छा मैं इंग्लिश में लिख दूंगा इसको। संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are not divisible by 4। इनमें से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है? मैं ऑप्शन देता हूं। ए, कोई बोलना नहीं, जब पूछूंगा तब बताना आंसर। कह रहा है इसमें से कौन सा संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अब जो मैंने आपको रूल बताया वो रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं हो सकती, 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने आपको रूल बताया वो रूल अप्लाई करो। 4 से विभाजित करने के लिए क्या रूल बताया कि लास्ट के जो 2 डिजिट है या तो 0 हो या वो संख्या हो जो 4 के पहाड़े से कट जाए। ठीक है ना, तो जब भी अब ऐसा मुझे चुनना है तो मैंने आपको क्या कहा था कि बी से चुनो। ठीक है ना, मैंने आपको कहा था ना बी से चुनो, बी से चुन लो। ठीक है, चलो इसमें तो मैं डी से आपको करके दिखा देता हूं क्योंकि इसमें बी ही आंसर है। ठीक है, ऐसा होता है हमेशा बी से आंसर सेलेक्ट करना। बी नहीं हो तो सी को चेक कर लेना, या फिर सी को चेक करना, पहले सी या बी से स्टार्ट करना, ए या डी से स्टार्ट मत करना। देखो ये तो वैसे मुझे देख के पता चल रहा है 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ये 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 एकम 4, 3 4 8 32, तो ये भी नहीं है। ये देखो 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 12, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि इन सभी का ये जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित है। ये देखो 4 दूनी 8 और 1 बचेगा और ये 4, 14 4 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब आंसर बी है हमारा। क्लियर हुआ? और ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन आया नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे नंबर्स को देखते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 से हमने सीख लिया, अब आ जाओ 5 से विभाजित का। 5 से, तो यदि हमें कोई संख्या देखना हो कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या देखते हैं कि उस संख्या का जो ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपको एग्जाम्पल 1 0 2 3 4 0, क्या ये 5 से विभाजित है? है। क्या 1 3 0 7 1 5 से विभाजित है? तो लास्ट का डिजिट देखो, ना 5 के पहाड़े में आता है ना 0 के, नहीं है। ठीक है, तो 5 से जो है वो इजी है। 6 पे आओ। 6 का देखो,
तो जब हम 6 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो 6 का को प्राइम निकालो, 2, ठीक है, और इंटू 3 को प्राइम फैक्टर होंगे ना इसके। हमेशा जो बड़े नंबर होते हैं उसका हम ऐसे को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं जिसका फैक्टर बन सके। 2 3 6। अब यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और यदि 3 से भी विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। आप चाहो तो लिख लो इस बात को। यदि कोई संख्या 2, रीजनिंग में भी काम आएगा आपको ऑड वन आउट करने के लिए। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, विभाजित, डिविजिबल मतलब विभाजित है, तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड भाग, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूं एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ये 72 नहीं है क्वेश्चन नंबर। जैसे ये नंबर ले लो, क्या ये नंबर 6 से विभाजित है? यस सर। तो हम देखेंगे कि क्या ये पहले 2 से विभाजित है। यस, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 है, ठीक है। अब 3 से विभाजित करने के लिए क्या देखेंगे, डिजिटल सम। 8 और 1 9, हटा दो, 7 2 9, है ना, पूरा ही कट गया ना। तो डिजिटल सम में या तो जैसे 9 और देखो क्या है ना, 2 9 आ गया है ना, तो 2 9 और 9 आ जाए, या ऐसा नंबर आ जाए तो 3 के पहाड़े में आता है। जैसे 2 9 आ जाएगा तो 9 9 18 आ जाएगा ना, 8 8 8 1 9 आ जाएगा, तो 3 के पहाड़े में आ जाएगा। तो ये 3 के पहाड़े में भी आ गया और ये 2 के पहाड़े में भी आ गया, इसका मतलब ये 6 से विभाजित है, ठीक है। चलो, तो 6 के बाद अब आप आ जाओ आगे। अभी 7 पे रुको, 7 पे हम आएंगे, 7 11 और 13 पे आएंगे। इन तीनों पे ही जनरली एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं 8 पे, 8 का क्या रूल है, ठीक है। तो 8 का क्या रूल है कि जब भी आपको कोई संख्या दिया हो, ठीक है, तो जो इसका लास्ट 3 डिजिट है, ठीक है, ये लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, ये जो है 8 से डिविजिबल हो या 0 हो जाए। मान लो मैं कहूं 4 6 1 2 3, ठीक है, क्या ये 8 से डिविजिबल है? चेक करो तो। हाँ सर। हो गया सबका चेक, ठीक है ना। तो क्या लास्ट के 3 जो डिजिट है वो क्या हो, 0 हो, या फिर 8 से विभाजित हो, 8 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या 8 से भाग हो जाती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि एक नंबर है 7704, बताओ ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट, क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 8 से विभाजित है? देख लो, 8 8 64, इसको डिवाइड करोगे 8 8 64, 6 बचेगा, और ये 4 8 8 64 हो गया विभाजित, डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। क्लियर? 8 का 9 पे आओ। 9 में क्या है,
कि जो सम ऑफ डिजिट हो, डिजिटल सम, मैं सीधा डिजिटल सम लिख देता हूं, डिजिटल सम, डिजिटल सम, वो डिविजिबल हो 9, या डिजिटल सम आपका 0 आ जाए, जैसे पूरा कट जाए, है ना, या 0 आए, तो वो 9 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, ये संख्या 9 से विभाजित है क्या, तो आप डिजिटल सम निकालो, 7 2 9, 6 3 9, 8 1 9, सारा कट गया, इसका मतलब ये 9 से विभाजित है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं 4 6 7 8 9 5, इसका देखो 6 और 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 और 1 9, ये कट जाएगा, तो यहां तक कट गया, ये 9 कट गया, 5 बचा, 5 9 से विभाजित है, होगा क्या, क्या 9 के पहाड़े में कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। क्लियर है क्या सभी को ये बात? अब चलो इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, वो मैं करवाता हूं आपको। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में लिखवा देता हूं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following नहीं, how many of the following, sorry, how many of the following numbers are divisible by 3 but not by 9। हिंदी में लिखो, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो नंबर है आपके पास 6 9 6 0 5 8 2 6 5 9 6 4 6 0 6 9 6 3 3 6 6 4 8 9 6 5 6 4 6 8 6 7। ठीक है, और ऑप्शन है आपका ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। ठीक है ना, करो। एक किसी ने कहा ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। नाम क्या आपका? उमेश जी ने कहा 4, ओके। और कोई? अभी मतलब जरूरी नहीं कि यही हो, और भी लोग ट्राई करो। सर ऑप्शन ये है सर। ऑप्शन ए जी। किसी ने ए कहा। आपका नाम? शिव कृष्ण सर। शिव कृष्णा जी ने 3 कहा। चलो चलिए, तो मैं देखता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 3 से डिविजिबल हो, तो हम देख लेते 3 से कौन कौन डिविजिबल पहले नहीं है, उसको तो पहले ही हटा दो। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल के लिए देखो, ये 9 6 6 12 12 और 2 1 3, मतलब ये हो सकता है। ठीक है,
तो इसको 9 से चेक कर लो। 9 और 6 6 12 और 3 आएगा। 3 9 से विभाजित होगा? बोलो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इसमें कौन कौन सा संख्या है पहले ये बताओ मुझे। ये ये 1 2 3 और 7 लास्ट वाला है। 1 2 3 और लास्ट। अच्छा, तो ये जो 6 9 6 0 है, ये 3 से डिवाइड हमें दिख रहा है। क्या हो रहा है, ये जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 8 20 1 21 है ना। मान लो ऐसे करो, 2 1 3 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये? हम्म, 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन है। उसने कहा है कि 9 से डिवाइड नहीं हो। इसके बाद इस पे आओ। 26 सॉरी 6 और 2 8 8 8 16 16 5 21 21 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। इस पे आ जाओ। 6 4 10 10 9 19 19 1 20 4 24 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 6 3 9 9 और 6 9 6 12 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में नहीं आता। सॉरी 6 3 9 9 18 सॉरी 6 3 9 9 18 ये हो जाएगा। 6 3 9 और 6 3 9 9 9 18 ये हो जाएगा। 9 8 9 1 10 10 7 17 17 3 20 1 21 21 6 21 6 27 ये भी हो जाएगा। 6 4 10 5 15 15 6 21 ये नहीं होगा। 6 6 12 8 20 7 27 ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसमें देखो, मैंने डिजिटल सम नहीं किया, पूरा तरह से सम नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि 9 से चेक करने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए पूरा ही जोड़ा इस तरह से। ठीक है ना। डिजिटल सम करके भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट का सम ही किया है, लेकिन टोटल योग निकाला है ताकि 9 से भाग करने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो अपने कितने नंबर आ गए? 1 2 3 और 4, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना। तो हमने कितने से देख लिया? 5 से देख लिया, 9 से देख लिया, 3 से देख लिया, 1 से 9 तक कर लिया ना। 10 का तो आसान है, हर कोई कर लेगा। अब आ जाओ 11 पे। 11 7 और 13 इन सबका देखो। तो 11 7 13 इसमें क्या करना है आपको कि ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करना है और माइनस करना है। 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाएगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा, 0 आ जाएगा तो तीनों से हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं पहले, तब पता चलेगा। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 5 9 2 2। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे। देखो ये यहां से लो, ये फिर ये, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये हो गया 5 2 7 और इन दोनों को ऐड करो 9 2 11। ठीक है। अब 11 में से 7 को माइनस करो तो कितना आएगा? 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4। क्या 4 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता ना। इसका मतलब 11 से ये नहीं कटेगा। ठीक है। अब ऐसे ही अब हमें इसको ना 5 9 2 2 11 से आप समझ गए ना क्या करना है? ऑल्टरनेट नंबर को हमें ऐड करना है और यदि वो 0 आ जाए माइनस करने पे या 11 के पहाड़े में आए तो 11 से कट जाएगा। अभी 11 पे हम हैं। ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें? यदि
ऑल्टरनेट डिजिट 11 का लिख रहे हैं, ठीक है ना। यदि ऑल्टरनेट डिजिट का योग के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। सर 6 डिजिट देके कराइए। चलिए कोई डिजिट ले लेते हैं और ये लो, ये 11 से डिजिट डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स है तो राइट हैंड से हमेशा लिया करो। ये मुझे मैंने यहां से ले लिया, नहीं लेना चाहिए, राइट हैंड से लो। 8 3 11, ठीक है। 11 और 5 16, 16 और 4 20, तो ये आ गया 20। अब इसको लो, 6 4 10, 10 9 19, 20 में से 19 गया तो 1 आया, ठीक है। तो क्या ये संख्या 11 के पहाड़े में आता है 1? बोलो भाई। नहीं आता है भाई। 1 आता है क्या 11 के पहाड़े में? नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकता। अब डिवाइड करके देख लेना, देखो 11 चौके 44 आएगा, 5 11 5 55 आ जाएगा। फिर जीरो लगाओगे तो 11 5 55 आएगा, 55 और 5 3 8 आएगा, और ये 4 11 7 77 77 और 77 3 80 4 3 7 आ जाएगा और 8 आएगा। तो 11 7 77, 1 बच जाएगा। देख रहे हो? क्लियर हो गया 11 का? बताओ भाई। ओके, ओके। अब 7 पे आते हैं। देखो 7 का भी हम ऐसे ही करते हैं। राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, पहले इसका लिख लो, मैं अलग से दिखाता हूं इसको अलग से करते हैं। पहले ये लिख लो, लिख लिया। ये 7 का सीखना जरूरी है, बहुत बार आता है। 7 से आते हैं, देखो। तो मान लो 7 में थोड़ा सा चेंज है। जैसे मान लो 2 मिनट के लिए मैं 6 नंबर ही ले लेता हूं, ठीक है। 6 डिजिट का कोई नंबर है। हम क्या करेंगे, राइट से 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर, 3 का पेयर राइट से। मान लो यहां पे 2 ही नंबर होता, कोई दिक्कत नहीं, वही ले लेंगे। 1 होगा तो वही ले लेंगे। वैसे पेयर 3 का बनाएंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे राइट वाले में से, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। राइट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, और यदि वो 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। जैसे मान लो यही नंबर ले लेते हैं 5922, ठीक है। इसको चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट से 3 संख्याओं का आप पेयर बनाओ। तो ये हो गया 922, तो 922 को ऐसे लिख लो। फिर बचा 5 को लिख लो, माइनस करो, कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7 1 9, ठीक है।
अब देखेंगे ये 7 से डिवाइड है क्या, क्योंकि छोटा हो जाएगा, 3 अंकों में आ जाएगा ये। ठीक है, तो 7 एकम 7, 8 9, 2 आएगा, 7 3 21, 7 एकम 7, कट गया पूरा 7 से ये। इसका मतलब ये पूरा संख्या 7 से विभाजित है। ये तो थोड़ा छोटा संख्या था ना, बड़े संख्या में क्या होगा आपको करने में आपको मतलब और इजी फील होगा। आपको ऐसा लग रहा है ना इसमें कि सर 3 नंबर का तो करना ही पड़ रहा है। मान लो मैं आपसे कहता 2 मिनट के लिए 3 8 0 2 4 7 ले लो, इस नंबर को ले लो, ये बताओ 7 से विभाजित है कि नहीं। सर और एक बढ़ा दीजिए, 7 डिजिट का कर दीजिए। इसको बताओ पहले, उसको भी एक और ले लेंगे, इसमें क्या है, इसको बताओ। बड़े में से छोटे को माइनस करना, ठीक है, पेयर राइट से बनाना, लेकिन बड़े में से छोटे को माइनस करना। जी सर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहां से पेयर बनाओ, 247 और 380, कौन सा बड़ा है, 380 ना, 380 को लिख लो और उसमें से 247 माइनस कर दो, तो 3 7 में से 4 गया 3, 133। क्या ये 7 से भाजित है, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 एकम 7, 6 और 7 निम 63 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, चलो एक बड़ा सा नंबर भी ले लेते हैं। मान लो मैं आपको एक नंबर दे दूं 8 9 6 5 3 2 6 9, बताओ क्या किया हमने, पहले से 3 डिजिट लिया यहां से, फिर यहां से 3 डिजिट, यहां 2 था तो 2, तो पहले 653 में से 259 को माइनस किया, 384, फिर 89 को भी माइनस किया, 295, 295 को 7 से भाग करो, नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरा संख्या 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, सेम यही चीज हम 13 के लिए भी करते हैं, जो 7 के लिए करते हैं। ठीक है, जो हम 7 के लिए करते हैं वही हम 13 के लिए भी करते हैं। क्लियर है, जैसे एक लिख लो नंबर, जैसे मैं कहूं आपको 13 के लिए, देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि 28561, बताओ 13 से विभाजित है कि नहीं। पेयर बनाओ, यहां से 3 का और यहां तो 2 ही बचा, तो 561 में से 28 माइनस कर दो, तो 11 में से 8 गया तो 8 3 11, 5 में से 2 गया 3 और ये 5। ठीक है, 13 से देखना है हमें इसको डिवाइड करके, 13 चौके 52, 1 आएगा और 3, 13 एकम 13 डिवाइड, इसका मतलब ये पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, जब आप डिवीजन के सारे रूल आपके फेल हो जाए और किसी नंबर से डिवाइड होता हुआ ना दिखे, ठीक है, तो 19 को याद रखना। ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो संख्या 19 से डिवाइड हो रहा होता है, हम लोग उतने नंबर तक पहुंचते नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा कि 20 तक का टेबल और 25 का टेबल तो रट लो, 19 से विभाजित करना, लिख लो इसको नोट में कि जब कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रहा होगा, मैं फंस जाऊंगा, तो मैं 19 से डिवाइड करके देखूंगा। 19 से करना, उससे भी नहीं हो तो 17, 17 और 19 एक बार चेक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली वो 19 से होगा, 19 से आप पहले करना। ठीक है, संख्या पद्धति के ऊपर जो अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल किया, ठीक है, इसके मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, कल आप बैठ के उस क्वेश्चन को मेरे सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवाइज आप थोड़ा पहले करके रख लेना ताकि उस टाइम आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम से मिलेंगे और आगे एलसीएम एचसीएफ और इस तरह के रूल करेंगे। या ऐसा करो ना, सुनो 1 मिनट रुको, इतना देर रुक गए तो 1 2 और डिविजिबिलिटी का रूल है वो भी हम
करके ख़त्म ही कर लेते हैं इसको। कहाँ इसको कल के लिए रखेंगे फालतू में। एक दो और लिखो, सुनो, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखो ये ना पैटर्न है, जब भी कोई आपको कोई नंबर इस पैटर्न का मिले, एक्स वाई इस तरह से रिपीट हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर इस तरह से रिपीट हो, एक्स वाई, ठीक है ना, तो वो संख्या जो है ना 101 से विभाजित हो जाता है, याद रखना। जैसे मैं कहूं 773, ये किससे विभाजित हो जाएगा? 101 से। क्लियर? जब भी दो संख्या रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जब तीन संख्या रिपीट हो, एक्स वाई जेड, इस तरह से रिपीटिशन हो, तो वो संख्या जो है ना किस किस से डिवाइड होता है? वो संख्या डिवाइड हो जाता है आपका इससे, ठीक है, 7 से, 11 से और 13 से, ठीक है। मेनली एग्जाम में इसका पूछता है, लेकिन 7, 11, 13 से भी विभाजित हो जाता है वो। क्लियर है ये बात? क्योंकि जानते हो उसका रीजन क्या है? यदि ये एक इससे विभाजित हो जा रहा है तो 7, 11, 13 से विभाजित क्यों हो जाएगा? आप 7 गुने 11 गुने 13 करो, 7 गुने 11 गुने 13 करो, 11 सतह 77 या 13 सतह 91, 91 गुने 11, 91 गुने 11 आ जाएगा इतना, 91 गुने 11। देखो मैंने इतना जल्दी, आप कहोगे सर आपको रटा हुआ था क्या 11 से, आपने इतना फटाक से बोल दिया। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, इसको भी याद रखो। देखो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस एक को एक ही लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ो, 9 1 10, 0 हाथ में रहा 1, और ये 9 लास्ट का और ये 1 10। जैसे मैं कहूं आपको 4 3 2 4 3 5 मान लो, ऐसे इसको 11 से भाग करो तो भाग नहीं करने लग जाना है। देखो इस 5 को लिख दो, फिर 5 3 8 लिख दो। यदि कोई कैरी आ रहा है बच रहा है हाथ में तो यहां लिख दो, 3 3 6 लिख दो, 4 3 7 और फिर लास्ट का ये 4 लिख दो, ये आएगा। आप भाग कर गुना करके देख लेना। जब भी कभी 11 से गुना करना हो तो ऐसे करना, जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आपको 9 7 6 8, इसको 11 से गुना करो तो आप क्या लिखोगे 8, फिर 8 6 14, 14 के 4 यहां लिखोगे, 1 यहां लिखोगे हाथ में, फिर 6 6 12 और 1 13, 13 1 14, 4 हाथ में रहा 1, 9 7 16 और 1 17 हाथ में रहा 1 1, और 9 लास्ट का 9 और ये 1 जोड़ देंगे बाद वाला, तो हो जाएगा 9 1 10 इतना। तो 11 से मल्टीप्लाई का तरीका भी याद रखो, ये भी काम आता है। किसको किसको पता था ये तरीका 11 से मल्टीप्लाई करने का? किसी को नहीं, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। यही सब जो है ना हमें वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्जाम में जल्दी करने का, ठीक है। तो आज की क्लास यही सभा समाप्त करते, क्योंकि कल फिर ड्यूटी भी निकलना है सबको, है ना। तो जिनका दूसरा शिफ्ट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको 8 बजे निकलना है उनको दिक्कत हो जाएगी, जनरल शिफ्ट वालों को। तो हम लोग कल आपको जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, वो बैठ के सभी लोग ऐसे आएंगे करेंगे, और फिर अगले दिन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक कोई कुछ डाउट कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। किसी को भी लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ चीज़ें तो पूछ लो। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल, जय हिंद।